ये अपन पढ़ रहे थे आरबीएससी बोर्ड में बायोलॉजी में जो चैप्टर है अपना 28 का, उसमें चैप्टर का नाम है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपको मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उसके अंदर ह्यूमन में आपको पढ़ने हैं दो टॉपिक। एक तो है इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो कौन सा है, इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे उस टॉपिक पे अपन इससे पहले जो है वो क्या बना चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब अपना जो सेकंड टॉपिक है जिसके अपन ऊपर चलेंगे, जिसका नाम क्या है आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको अपन स्टडी के तौर पे जैसे अपन ने डिवाइड किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में। एक तो था अपना प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होते हैं एसेसरी या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तो इसके अंदर अपन नाम दे देंगे बेटा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल देते हैं। तो एक तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए और दूसरे जो है इसके अंदर जिनको अपन सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं या सेकेंडरी के अलावा अपन क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी अपन उसको बोल सकते हैं। तो ये जो दोनों हैं इसके अंदर जैसे आपको अपन कंपैरिजन के तौर पे बताएं तो मेल के अंदर प्राइमरी जिस तरह से काम कर रहे थे कौन, वन पेयर टेस्टिज, वैसे ही फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह बिहेव करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है इसके अंदर, वही क्या होगी इसके अंदर वन पेयर से ओवरी होती हैं। तो याद रखिए वन पेयर ओवरी जो है वो तो क्या होती हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करेंगी किसमें, फीमेल में। और असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करने वाले जो ऑर्गन होते हैं उनके अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोला जाएगा। तो ओविडक्ट बोलो या फैलोपियन ट्यूब बोलो, तो ये भी कितनी होती हैं, वन पेयर होती हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो दूसरा ऑर्गन क्या होता है इसमें, यूटेरस होगा। यूटेरस के अलावा तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है इसके अंदर, वेजाइना है। वेजाइना के अलावा अगली स्ट्रक्चर है इसमें वल्वा। और ये तो मेन तो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है ही हैं। एक जो अलग स्ट्रक्चर है फीमेल के अंदर वो क्या है, इसके अंदर वन पेयर क्या होती हैं बेटा, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। तो मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो भी फीमेल के अंदर क्या काम करती हैं, असेसरी या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करती हैं। जबकि मेल में मैंने आपको बताया था कि मेमरी ग्लैंड क्या होती हैं, एज ए वेस्टिजियल ग्लैंड वहाँ पर काम करते हैं। तो वन बाय वन करके आपको इन सब की स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है कि वन पेयर ओवरी हैं, उनकी पोजीशन कहाँ पर है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उनका मेन फंक्शन क्या है, इस तरह की पूरी बातें पढ़ेंगे अपन। और इसके बाद फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन है, यूटेरस की स्ट्रक्चर किस तरह से हैं, वेजाइना वल्वा, यानी वन बाय वन करके अपन इसके ऊपर डिटेल्स में जाएंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उस पर अपन आएंगे, क्या है वो, ओवरी है। तो याद रखिए वन पेयर जो ओवरी होती हैं वो हमेशा फीमेल के अंदर कहाँ होती हैं, एब्डोमेन कैविटी के इनसाइड होती हैं। तो ये एब्डोमेन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जबकि मेल में मैंने बताया था आपको कि टेस्टिज कहाँ होते हैं, एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड, और सेक्टोरम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जबकि ओवरी में ऐसा कुछ नहीं है। ओवरी जो होती हैं वन पेयर होती हैं, एब्डोमेन कैविटी के क्या होती हैं, ये अंदर होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो पोजीशन है एक्चुअल में वो कहाँ होती है, जो पेल्विक रीजन होता है। पेल्विक रीजन है का मीनिंग क्या है, जहाँ पर अपनी पेल्विक गर्डल होती है उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन जो होता है उसमें अपनी जो दोनों किडनी होती हैं, किडनी के बैक साइड में क्या प्रेजेंट होती हैं, अपनी वन पेयर किडनी है वो प्रेजेंट होती हैं। तो याद रखिए इनकी पोजीशन के बाद अपन बात करते हैं इनकी शेप वगैरह की। तो शेप की अगर अपन बात करें तो ओवरी जो होती है उनकी शेप कैसी होती है, आलमंड शेप इनकी मिलेगी आपको, यानी बादाम की जैसी इनकी क्या होती है, शेप होती है। फिर अपन बात करते हैं इसकी लेंथ वगैरह की। तो इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग आपको कितनी मिलेगी बेटा, 7.5 सेंटीमीटर तक तो आपको इसकी लेंथ मिलेगी। इसकी जो विड्थ होती है वो 5 सेंटीमीटर तक आपको मिलेगी। और इसकी जो थिकनेस होती है वो थिकनेस जो है वो आपको कितनी मिल सकती है बेटा, 2.5 सेंटीमीटर है वो मिलेगी। तो ये तो बात हो गई लगभग इसकी साइज़ की। तो शेप हो गया, साइज़ हो गया, पोजीशन हो गई। इसके बाद अपन चलते हैं इसके अंदर। तो ओवरी जो होती हैं इसकी जो अगर आप शेप देखना चाहो तो ये आलमंड शेप की हैं। इस तरह से अपन मान लो ये ओवरी हैं।
तो ओवरी है, इसके आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो क्या मिलेंगी बेटा आपको, 2 कवरिंग होती हैं इसमें। बाहर की जो कवरिंग होती है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसको तो अपन बोलेंगे ट्यूनिका वेजिलेनिस। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस बोला जाएगा, जबकि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और आपको मैंने बताया था ट्यूनिका एल्बुजिनिया का मीनिंग क्या है, यहाँ पर एल्बुजिन प्रोटीन है जो वाइट कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होंगे, और ट्यूनिका का मतलब मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, उसके लिए ट्यूनिका वर्ड को यूज़ में लिया जाएगा। तो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है ये अपनी क्या, ओवरी। फिर अगर आप इसके अंदर आप चलोगे तो ओवरी जो होती है, हर ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, इस तरह की सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोला जाएगा। तो याद रखिए ब्लड वेसल्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, और साथ में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, और इन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, फॉलिकल सेल्स बोला जाएगा। अब अपन बात करें तो इसका जो स्ट्रोमा है इसको, और जो सॉलिड स्ट्रक्चर, एक तरह की ओवरी क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, तो इसका जो पेरिफेरल वाला रीजन है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, तो इस डेंस मीडियम को तो अपन क्या बोलते हैं, इसका कॉर्टेक्स बोला जाएगा, जबकि इसका जो सेंटर वाला पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। और हर एक ओवरी के अंदर, ओवरी के फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ओवरी के अंदर मेन क्या होते हैं बेटा, 2 फंक्शन होते हैं। एक तो प्रोसेस कंप्लीट होती है ओवरी के अंदर ओवुलेशन की। ओवुलेशन का मीनिंग क्या होती है, सॉरी ओवुलेशन नहीं, oogenesis। oogenesis की जो प्रोसेस होती है, oogenesis का मीनिंग क्या होता है, एग, या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ओवम बोलो, या जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, फीमेल गैमिट बोलेंगे। तो फीमेल गैमिट का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअल में कहाँ पर होता है, ओवरी में, और उसी फीमेल गैमिट या ओवम या एग के फॉर्मेशन की कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाएगा oogenesis। इसके अलावा दूसरा जो मेन फंक्शन होता है ओवरी का वो क्या होते हैं, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन या जिसको सेक्स हार्मोन बोलेंगे उनका सिक्रेशन करना भी मेन फंक्शन होता है किसका, ओवरी का। और जिस तरह से अपन ने मेल में देखा था कि मेल में सेक्स हार्मोन केवल एक होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और लीडिंग सेल्स उसको सीक्रेट करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये फॉलिकल सेल्स जो होती हैं वो ओवरी के अंदर क्या करती हैं, एक तो हार्मोन होता है इसके अंदर एस्ट्रोजन, और दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, और इन्हीं दोनों हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन बोलेंगे, जो ओवरी के थ्रू इनका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा और रिलीज़ किए जाएंगे, जिससे फीमेल में क्या आते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर हैं वो इनके अंदर आते हैं, और सेकेंडरी कैरेक्टर आने वाली या चेंजेस आने वाली वही जो कंडीशन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पबर्टी बोला जाएगा। तो पबर्टी जो होती है, पबर्टी का मीनिंग क्या है, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन बनते हैं, और हार्मोन बनने के लिए रिस्पॉन्स, यानी हार्मोन बनेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या आती हैं, फीमेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर आएंगे। और सेकेंडरी कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है, एक तो फीमेल की वॉइस की पिच है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और पिच लो हो जाएगी तो उसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। दूसरा उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड है उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब कैरेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर। और सेकेंडरी कैरेक्टर जब आ जाते हैं उस एज को अपन क्या बोलते हैं, फीमेल में पबर्टी बोलेंगे। और पबर्टी के लिए जो एज होती है वो कितनी होती है, 12 से लेकर 14 ईयर्स तक अपन मानते हैं। और जो फर्स्ट टाइम इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसको अपन मेनार्च बोला जाएगा, और एक्चुअल में मेनार्च जो होता है वो पबर्टी का क्या है, सिग्नल है वो माना जाता है। तो ये अपन बात कर रहे थे ओवरी की। तो इसके बाद अगर अपन चलें तो मैंने जो बताया आपको कि मान लो ये ओवरी है, तो इसे ओवरी के अंदर मैंने बताई थी बेटा ये क्या है, फॉलिकल सेल्स होती हैं। तब तो ये जब ये इममेच्योर होती हैं तब तो अपन बोलते हैं इनको फॉलिकल सेल्स, लेकिन धीरे धीरे ये सेल्स क्या हो जाती हैं, मेच्योर हो जाएंगी, और इन्हीं मेच्योर सेल्स को फिर अपन क्या बोल देते हैं बेटा, ग्राफियन फॉलिकल सेल्स है वो बोल दिया जाएगा। अब ये ग्राफियन फॉलिकल सेल्स क्या करती हैं, ग्राफियन फॉलिकल सेल्स का इस तरह से एक ग्रुप बनेगा, और वही ग्रुप क्या करेगा, जो एग का फॉर्मेशन होता है उस एग को या उस ओवम को क्या देते हैं, ये न्यूट्रिशन देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस तरह से हर एक फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल सेल्स का जो ग्रुप होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक ओवम या फीमेल गैमेट है वो बनेगा, जो इनको नरिशमेंट वगैरह देने में ये हेल्प करेंगी। कौन, ग्राफियन फॉलिकल सेल्स। जब तक ओवुलेशन नहीं हो जाता, जब तक एग मेच्योर नहीं हो जाएगा, वो इन्हीं फॉलिकल सेल्स के अंदर है वो प्रेजेंट रहेगा।
और ये जो है ओवम जो है या फीमेल गेमिट है, एक मंथ में यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 डेज़ के टाइम में क्या होता है, एक एग का फॉर्मेशन है वो होगा इसके अंदर। और वो ओवुलेशन में आप पढ़ोगे कि ओवुलेशन के टाइम ये ग्राफियन फॉलिकल सेल्स के अंदर जो एग स्टार्टिंग में होता है उसको तो अपन बोलते हैं बेटा प्राइमरी, यानी प्राइमरी oocyte बोला जाएगा। और जैसे ही इसके अंदर क्या होगा, जो यानी मेचुरेशन डिवीजन होता है सेकंड या मियोसिस सेकंड होता है, तो उससे सेकेंडरी oocyte बन जाएगा और एक बन जाएगी पोलर बॉडी। और सेकेंडरी oocyte जब मेच्योर हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स हैं वो ब्रस्ट होती हैं और उनके टूटने से ये ओवम रिलीज होगा और ओवरी के बाहर रिलीज हो जाएगा। और ओवरी के बाहर एग के रिलीज होने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोला जाएगा। अब ओवुलेशन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो कौन सा होता है, जो गॉनेडोट्रोपिन हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं, जो कहाँ से रिलीज होता है, अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके एंटीरियर लोब या एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। उसी के अंदर एक हार्मोन है LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से अगर अपन बात करेंगे तो इसके अंदर जो ओवम बन रहा है, इस तरह से मान लो ये क्या है, इसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल सेल्स हैं और इन ग्राफियन फॉलिकल सेल्स के बीच में ये जो आपको एग दिख रहा है, ये जब मेच्योर हो जाता है तो इस एग के बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको पहले तो ये ट्रांसपेरेंट होती हैं और बाद में ये थिक हो जाएगी और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जोना पेलुसिडा बोला जाता है। लेयर को बोलेंगे जोना पेलुसिडा। और इसके अलावा फिर जोना पेलुसिडा के बाद के द्वारा एक और क्या बनाई जाएगी, इसके अंदर की साइड में लेयर बनेगी और इसी लेयर को अपन क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोला जाएगा। तो ये तो आगे आप एग की स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखोगे, तो अभी आपको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। अभी आपको देखना क्या है, इसके अंदर जो ओवरी की स्ट्रक्चर है उस पर आपको ध्यान देना है। अब अपन बात करें कि जैसे ही ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल सेल्स हैं वो ब्रस्ट होती हैं और इनके ब्रस्ट होने से जो एग है, एग के रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है, ओवम के रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। और ओवुलेशन के लिए हमेशा याद रखिए बेटा, रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, LH हार्मोन होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे रिलीज होने वाला है। अब एग है, अब इसके बाद में जैसे ही एग ओवुलेशन की प्रोसेस हो गई तो ये बची हुई जो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स होती हैं, ये बची हुई ग्राफियन फॉलिकल सेल्स मिलकर क्या बना लेती हैं, इस तरह की अपनी एक अलग स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और येलो कलर की ये जो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स जो रिमेनिंग थी ओवुलेशन के बाद में, उनसे जो बनी है इस येलो स्ट्रक्चर को अपन एक पर्टिकुलर नाम देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए। उसका नाम क्या है, कार्पस ल्यूटियम होगा। ये कार्पस ल्यूटियम है, ये एक येलो कलर की स्ट्रक्चर है जो ओवुलेशन के थ्रू ओवम के या फीमेल गैमेट के रिलीज होने के बाद में ग्राफियन फॉलिकल सेल्स से मिलकर बनी है। और ये क्या करती है, यहाँ पर एक ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं, जो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर हार्मोन का सीक्रेशन करें उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। और टेम्परेरी यानी कुछ टाइम के लिए ही बनती है, इसलिए इसको टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ये बिहेव करेगी। और इसके थ्रू क्या किया जाएगा बेटा, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, और साथ में एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करेगी ये, और दूसरा जो इसके अंदर हार्मोन है वो कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करती है, ये सीक्रेशन करती है। तो याद रखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन जो कार्पस ल्यूटियम से बन रहा है वो तो आगे काम करेगा क्या, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल के अंदर, उन मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए क्या काम करेगा, ये अपना जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो तो काम करेगा मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए। और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन रिलीज हुआ है कार्पस ल्यूटियम से, इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, जो यूटेरस होता है उस यूटेरस की वाल को क्या करती है, बहुत ज़्यादा, यानी उसको क्या करेगी, बहुत ज़्यादा वेस्कुलर बनाने में हेल्प करेगी। वेस्कुलर का मतलब उसको, उसकी थिकनेस को बढ़ाएगी ताकि इजीली क्या हो सके, वहाँ पर जो जाइगोट बना है उस जाइगोट का क्या हो सके बेटा, इम्प्लांटेशन पॉसिबल हो। तो याद रखिए, इम्प्लांटेशन को सूटेबल बनाने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा जो कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट रहेगा, और मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो अभी कहाँ से रिलीज हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम से। तो ये कार्पस ल्यूटियम है, ये कब बनती है ज़रूर याद रखिए, यानी ये फर्टिलाइजेशन के टाइम बनेगी। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन आप समझते हो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है जिसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जो फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होती हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया
तो क्या हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम है वो बन जाएगी और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करके यूटेरस को और मेमोरी ग्लैंड को कंट्रोल कर लेगी। बल्कि अगर फर्टिलाइजेशन है ये क्या हो जाता है, यहाँ पर फेल हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन फेल हो गया या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हुआ तो नहीं क्यों होगा, या तो उसको स्पर्म अवेलेबल नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर इस फर्टिलाइजेशन फेल हो जाएगा तो यही जो कार्पस ल्यूटियम आपकी येलो स्ट्रक्चर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। और इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बुकेंस इसको बोला जाएगा। तो वो कार्पस एल्बिकेंस है। अब मान लो कि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो चुकी है कार्पस एल्बुकेंस में। अब एल्बुकेंस नहीं है, बन गई है, इसका मतलब इसके थ्रू तो ना तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होगा ना ही एस्ट्रोजन का होगा। अगर एल्बिकेंस प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो यूटेरस की जो वाल है जो हाईली वेस्कुलर बन गई थी या होनी चाहिए थी वो क्या हो जाएगी, यानी वहाँ से ब्रेक होने लग जाएगी, डिजेनरेट होने लग जाएगी। और यूटेरस की वाल है वो डिजेनरेट होगी तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा और जिससे क्या होगा, वापस जो मेनस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या है, स्टार्टिंग हो जाएगा। यानी मेनस्ट्रुअल साइकिल का क्लोज हो जाना प्रेगनेंसी का क्या होता है, सिग्नलिंग होता है। तो ये तो बात हुई किसकी, अपनी ओवरी की। अब अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे आते हैं अपन असेसरी या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। और उसके अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, ओविडक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो ओविडक्ट है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोला जाएगा। तो ये फैलोपियन ट्यूब है, इनके अंदर अपन नाम देखें तो इनका नंबर कितना होता है बेटा, 1 पेयर होती हैं ये भी। और ये 1 पेयर जो ओविडक्ट हैं ये रिलीज होती हैं कहाँ से, यूटेरस से। मान लो इस तरह की ये क्या है, ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिख रही है। तो इस ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर से दोनों साइड में क्या निकलती हैं, इस तरह से ओविडक्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जब भी डायग्राम पे अपन बात करेंगे तो ये दोनों क्या दिख रही हैं आपको, ओविडक्ट जो 1 पेयर होती हैं, ये क्या है यहाँ पर यूटेरस है। तो यूटेरस के बोथ साइड में है 1 पेयर आपकी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो मेन फंक्शन होता है जो आपको याद रखना है वो क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो याद रखिए कहाँ पर होती है, इसी के ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में होती है। अब अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। अगर फैलोपियन या ओविडक्ट में अगर आप आओ तो 12 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। और ये क्या है, इसमें ओवरी से अटैच नहीं होती, ये यूटेरस से ही अटैच होती है। जो लास्ट एंड है वो इसका फ्री होता है। अब इसके अंदर अपन बात करें, मान लो ये स्ट्रक्चर और आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, आपको इस तरह से देखने को मिल सकती है इसी एक ओविडक्ट की स्ट्रक्चर। तो ओविडक्ट जो है इसके अंदर क्या है, आपको 3 रीजन होते हैं। एक तो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है जो यहाँ से अटैच है, किससे, यूटेरस से अटैच होता है। तो ये यूटेरस से अटैच जो पोर्शन है ये वाला या ये वाला, इसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, इस्थोमस बोला जाएगा। याद रखिए इसको क्या बोलेंगे, इस्थोमस। फिर इसमें जो इसका वाइड पार्ट आपको दिख रहा है बीच वाला, इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलेंगे। और इसका लास्ट वाला जो पोर्शन है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोला जाएगा। और इसके बीच में आपको एक पोर दिख रहा होगा, इसी पोर को अपन क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। मीनिंग क्या है मेरा कहने का, ये आपको पार्ट इसीलिए बताए हैं मैंने। अगर आपको पूछ लें कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो फैलोपियन डक्ट के भी किस पोर्शन में कंप्लीट होती है, तो आपको बताना है मिडल पोर्शन एम्पुला में। आपको पूछें कि ओवुलेशन के थ्रू जो भी ओवम होते हैं उनको रिसीव करने में हेल्प करने वाली पोर्शन कौन सा है, फिम्बरी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो ओवम को रिसीव कर लेते हैं और एट्रियम के अंदर डाल देते हैं। और एट्रियम के थ्रू वो एग है वो मूवमेंट करता 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 कहाँ आ जाता है, एम्पुला में आ जाएगा। और यहाँ पर इसके अंदर क्या होती हैं, मस्कुलर होती है इसकी बहुत ज़्यादा वाल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें, कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होते हैं जिससे एग आगे पास आउट होता है। और इधर से क्या है, स्पर्म जो यानी मैटिंग के थ्रू स्पर्म है वेजाइना से होता हुआ, यूटेरस से होता हुआ कहाँ आ जाता है, इसी एम्पुला में। और यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन है वो पॉसिबल हो जाता है। तो ये बात थी किसकी, इसके अंदर अपन ओविडक्ट की बात कर रहे थे। ओविडक्ट के बाद हाँ, तो बेटा तीसरा जो पोर्शन है अपना, तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है, इसके अंदर यूटेरस होगा। तो यूटेरस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूटेरस क्या है, एक ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर होती है। और ट्राईएंगुलर जो स्ट्रक्चर है इससे ये स्ट्रक्चर मेनली किसकी बनी होती है, ओनली मसल्स की। तो आप बोल सकते हो ये क्या है, एक मस्कुलर
ऑर्गन होता है। और ये मस्कुलर ऑर्गन है अपनी जो पेल्विक रीजन है या पेल्विक कैविटी होता है उसके बिल्कुल कहाँ होता है, मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होगा पेल्विक कैविटी के। अब ये जो यूटेरस होता है इसके अगर आप स्ट्रक्चर में आपको एक बार इस तरह से रफली बताना चाहूँ तो इस तरह से क्या होती है, तो इसकी लगभग स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ क्या रिलीज हो रही हैं, ओविडक्ट जो अभी अपन ने देखा था। तो ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको अपन क्या बोलेंगे, यूटेरस। और यूटेरस की जो वाल होती है ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है इस तरह से। तो आउटरमोस्ट जो लेयर है जो मसल्स की बनी होती है इसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, मायोमेट्रियम बोला जाएगा। मायो वर्ड आ जाए वहाँ पर क्या होता है, मसल्स, तो मायोमेट्रियम बोलेंगे। जबकि इनर जो लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलेंगे। अब आपको याद क्या रखना है कि एंडोमेट्रियम है ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, वेस्कुलर होती है, इसमें ब्लड वेसल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये क्या है यहाँ से थिक हो जाएगा और यहीं पर क्या होगा, जो डायगोट है उसका यहाँ पर इम्प्लांटेशन करने में हेल्प करेगा। अब अपन बात करें कि इसका लोअर पोर्शन है, ये वाला जो यूटेरस का लोअर पोर्शन है ये किस में ओपन होता है बेटा, सर्विक्स में ओपन होगा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो अपर पार्ट है जिसको अपन वाइडेस्ट पार्ट बोलते हैं, उस वाइडेस्ट पार्ट को तो क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी बोला जाएगा। जबकि इसका जो लोअर पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलेंगे। तो ऊपर वाले जो वाइडेस्ट पार्ट को बॉडी और नीचे वाले को सर्विक्स बोलेंगे। अब इसके अंदर ये दो ही लेयर होती हैं और इसके अंदर आपको याद रखना है कि यूटेरस जो है इसकी जो साइज़ की अगर अपन बात करें तो लगभग ओवरी के जैसे, ओवरी के लगभग क्या ये इक्वल क्या होती है, इसकी साइज़ मिलेगी आपको। यानी 7 सेंटीमीटर तक तो क्या होती है इसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर तक लगभग इसकी विड्थ होती है, 2 या 2.5 सेंटीमीटर तक लगभग इसकी थिकनेस होती है। तो इस तरह से अब यूटेरस के अगर फंक्शन में अगर आप आओ तो फंक्शन इसके दो हो जाएंगे बेटा। एक तो इम्प्लांटेशन में हेल्प करना मेन फंक्शन होता है किसका, यूटेरस का। दूसरा जो मेन फंक्शन होता है यानी प्रेगनेंसी के टाइम में 9 मंथ तक जो यहाँ पर क्या होगा, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने वाला है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जितनी भी प्रॉपर इसको प्रिपरेशंस वगैरह करनी पड़ती हैं या टोटल एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के लिए सूटेबल जो स्पेस है वो प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर कौन है, यानी यूटेरस। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के में ये हेल्प करेगा 9 मंथ तक, और इम्प्लांटेशन में हेल्प करना, ये दो मेन फंक्शन होते हैं किसके, यूटेरस के। इसके बाद में जो 4th नंबर पे अपना टॉपिक आता है वो क्या है, इसके अंदर वेजाइना है। तो वेजाइना की अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है बेटा, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है जो यूटेरस का सर्विक्स वाला पोर्शन है, वहाँ से स्टार्ट होने वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इस तरह से, इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, वेजाइना। अभी डायग्राम में देखेंगे अपन। तो वेजाइना जो है वो क्या होती है, लगभग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो याद रखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इनके इनर साइड में, अंदर की साइड में किसका डिपोजिशन होता है, ग्लाइकोजन का आपको डिपोजिशन मिलेगा। तो ग्लाइकोजन का डिपोजिशन मिलेगा और साथ में एक जो पर्टिकुलर चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है बेटा यहाँ पर, कि इसी के अंदर क्या है, एक लैक्टोबैसिलाई, याद रखिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, इसी वेजाइना की इसी ग्लाइकोजन वाली लेयर में। और ये जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं। और एसिड बनेगा जिससे वेजाइना है, वेजाइना की जो पीएच होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाएगी। और पीएच के रिड्यूस होने से क्या होगा वहाँ पर, यानी इन्फेक्शन से क्या देगा, ये प्रोटेक्शन देने में हेल्प करेगा। तो याद रखिए इन्फेक्शन से बचाने में या इन्फेक्शन से यानी इसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं कौन, ये लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया, जो वेजाइना के ग्लाइकोजन वाले पार्ट के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब आपको याद रखना है कि एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि वेजाइना जो होता है, वेजाइना की जो ओपनिंग होती है जिसको वेजाइनल ओपनिंग अपन बोलते हैं, उसको कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइमन मेम्ब्रेन बोला जाएगा। और ये हाइमन मेम्ब्रेन होती है बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट या बहुत ज़्यादा थिन मेम्ब्रेन होती है। और ये जो थिन मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, यानी इसको कवर करके रखती है वेजाइनल ओपनिंग को। लेकिन एक्सरसाइज वगैरह करने से या फिर फिजिकल एक्टिविटी करने से या मैटिंग या कोपुलेशन के टाइम ये हाइमन मेम्ब्रेन है वो ब्रस्ट हो जाती हैं
और नॉर्मली ये क्या है प्रेजेंट होती है। तो पहले जो क्या है इसी को क्या है वर्जिनिटी का एक सिग्नल माना जाता था, लेकिन आजकल ये अंधविश्वास ना वो नहीं है, ये एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क से भी ये ब्रेक हो सकती है। इसके अलावा जब ये मेम्ब्रेन बर्स्ट नहीं होती उससे टाइम से पहले वेजाइनल जो ओपनिंग होती है उसका पोर की साइज़ बहुत छोटी होती है, जो केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्चार्ज करने में क्या करती है हेल्प करेगी। लेकिन बाद में ये क्या है कि ये वेजाइनल जो पाथ होता है वेजाइना के, अगर आप फंक्शंस की अपन बात करें तो इसके जो मेन फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। एक तो वेजाइना का जो मेन फंक्शन है वो तो क्या है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जो भी ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उसको डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है कौन है वेजाइना। इसके अलावा दूसरा जो फंक्शन होता है वो क्या होगा, यानी कोपुलेशन के टाइम जो स्पर्म होते हैं स्पर्म को रिसीव करने का मेन फंक्शन भी किसका होता है, इसी वेजाइना का होगा। और चाइल्ड की बर्थ के लिए यानी चाइल्ड बर्थ के टाइम ये बर्थ केनाल की तरह भी कौन हेल्प करता है, याद रखिए बर्थ केनाल की तरह भी कौन हेल्प करता है, यही वेजाइना है वो हेल्प करेगा। तो ये मेन 3 फंक्शन हो गए किसके, वेजाइना के। अब वेजाइना जो है इसके जो लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वल्वा बोला जाएगा। तो याद रखिए वल्वा को एक तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी बोल सकते हैं फीमेल के अंदर। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया की तरह अपन अगर बात करें तो उनके अंदर मेन कौन होता है, तो वल्वा की अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इसमें आपको कई स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। जिस तरह से इसके अंदर आपको लगभग क्या है 5 स्ट्रक्चर है वो देखनी है इसके अंदर। एक तो इसके अंदर होता है मॉन्स से प्यूबिस मिलेगा आपको, तो मॉन्स से प्यूबिस होगा एक स्ट्रक्चर। इसके अलावा दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो है यहाँ पर लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के बाद थर्ड स्ट्रक्चर जो आपको पढ़नी है वो क्या है यहाँ पर लेबिया माइनोरा, और लाइबिया माइनोरा के बाद में 4th नंबर पर जो आता है वो क्या है यहाँ पर क्लाइटोरिस होगा, और क्लाइटोरिस के बाद में 5th नंबर पर जो आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलेंगे, या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं वेजाइनल ओपनिंग भी अपन बोल सकते हैं। और इसके अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग 2 ओपनिंग होती हैं, उनको कंबाइनली अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोला जाएगा। तो ये 5 स्ट्रक्चर जो हैं इनको अपन कंबाइनली एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोलो या वल्वा बोलो। तो इसकी अगर अपन बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर आपको लगभग इस तरह से मैं बताने की कोशिश करती हूँ आपको, यानी मॉन्स प्यूबिस जो होता है ये मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, यानी इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक अपर साइड में क्या होती है, कवरिंग होती है, और इस अपर साइड वाली इस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मॉन्स प्यूबिस बोलेंगे। और ये जो मॉन्स प्यूबिस है ये कनेक्टिव टिश्यू की तो बनी हुई ही होती है, और इसके ऊपर क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू है वो हेयरी पार्ट है ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसी के अंदर आपको प्यूबिस मॉन्स प्यूबिस के अंदर की साइड में आपको एक लिप लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, और इस लिप लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इसी तरह से जो इसके अंदर मेजर या ज़्यादा थिक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी होती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, लेबिया मेजोरा बोला जाएगा। मेजोरा मतलब मेजर पार्ट है, लेबिया मतलब लिप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये भी क्या है, ग्लाइकोजन की डिपोजिशन यहाँ पर मिलेगी बहुत ज़्यादा, और ये क्या है एक यानी यहाँ पर थिक स्किन की तरह ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद में जो सेकंड कवरिंग होती है लेबिया मेजोरा जो है इसके नीचे की साइड में एक और लिप लाइक बिल्कुल सेम इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है, और ये इससे साइज में छोटी होने के कारण इसको अपन क्या बोलेंगे, वही लिप लाइक है तो लेबिया, और साइज़ में स्मॉल है तो इसको लेबिया माइनोरा बोला जाएगा। अब इसके बाद अपन बात करें कि जहाँ पर लेबिया मेजोरा और माइनोरा जहाँ पर कंडक्ट हो रहे हैं यहाँ वाली जो पोर्शन है यहाँ पर आपको एक और स्किन का इस तरह से यानी शार्प या हुक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, और इसी हुक लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोला जाएगा। और क्लाइटोरिस के नीचे फीसर लाइक स्ट्रक्चर में आपको इस तरह से 2 ओपनिंग मिलती हैं, और इन्हीं दोनों ओपनिंग को अपन कंबाइनली क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। यानी जो लोअर ओपनिंग है उसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेजाइनल पोर बोलेंगे या वेजाइनल ओपनिंग बोलेंगे, और ऊपर वाली जो ओपनिंग है इसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोला जाएगा। और यूरिथ्रा और वेजाइनल पोर दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टिब्यूल बोला जाएगा। तो ये जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया या वल्वा की स्ट्रक्चर है, इसमें आपको 5 स्ट्रक्चर याद रखनी है।
मॉन्स प्यूबिस जो है ये अपर मोस्ट लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू या स्किन की बनी हुई होगी। इसके अंदर हेयरी पार्ट होता है। आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर लेबिया मेजोरा है, इनर लिप लाइक स्ट्रक्चर लेबिया माइनोरा है। और इनके दोनों के जो जहाँ पर ये दोनों का जॉइंट है वहाँ पर ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस नाम की स्ट्रक्चर होती है और नीचे दो पोर हैं, उनको वेस्टिब्यूल बोला जाएगा। अब एक चीज़ इसमें अलग से जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, क्लाइटोरिस जो है ये क्या है, मेल का जो पेनिस होता है उसी की तरह बिहेव करता है, उसका होमोलॉगस ऑर्गन होता है। तो आपको पूछ लेते हैं कई बार, मेल के पेनिस के होमोलॉगस ऑर्गन की तरह बिहेव करने वाला ऑर्गन कौन सा है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्लाइटोरिस। ये क्या करता है, जिस तरह से पेनिस है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, इरेक्शन की कैपेसिटी होती है, बिल्कुल ऐसे ही क्लाइटोरिस के अंदर भी क्या होती है, स्टिमुलेशन की और इरेक्शन की कैपेसिटी है वो प्रेजेंट होती है मैटिंग के टाइम। तो ये वाली जो पोर्शन है, अभी इसमें अपन बात करते हैं कि जो वेजाइनल पोर है उसके थ्रू तो जो स्पर्म है वो एंटर करते हैं और यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन को क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। इसके बाद में जो असेसरी ग्लैंड्स हैं, ये तो थे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिफरेंट ऑर्गन। अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की, तो असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में आपको दो पढ़नी है इसके अंदर। एक तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है बेटा, बर्थोलिन ग्लैंड्स पढ़नी है। एक तो क्या होगी इसके अंदर, बर्थोलिन ग्लैंड्स, और दूसरी जो होती हैं बर्थोलिन ग्लैंड्स के अलावा एक आपको इसके अंदर पढ़नी है बेटा मेमरी ग्लैंड्स, जो मैंने आपको बताया था फीमेल में मेमरी ग्लैंड भी क्या करती हैं, यहाँ पर असेसरी या हेल्पिंग ग्लैंड्स की तरह यहाँ पर क्या करेंगी, बिहेव करेंगी। जैसे मेल में मैंने आपको बताया था काउपर ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल थे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड थी, बिल्कुल ऐसे ही फीमेल के अंदर बर्थोलिन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड होती हैं। तो इनके अंदर अपन देखें बर्थोलिन ग्लैंड्स के अंदर अपन देखें तो बर्थोलिन ग्लैंड्स है ये कहाँ पर होती हैं, जो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल बोलो या जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टिब्यूल के अंदर जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, इसी वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में, वेजाइनल जो ओपनिंग है या जिसको वेजाइनल पोर अपन बोल रहे हैं, उनके दोनों साइड में क्या होती हैं, बीन्स शेप की ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और वो भी कितनी होती हैं बेटा, 1 पेयर होती हैं। और ये 1 पेयर ग्लैंड है उनको अपन क्या बोलते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड है वो बोला जाएगा। या वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कई बुक्स में लिखा होता है इनको, क्योंकि ये वेस्टिबुलर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। और इन वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का या जो बर्थोलिन ग्लैंड्स है, इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती हैं, कॉपुलेशन के टाइम या मेटिंग के टाइम क्या करती हैं, एक इस तरह का स्मूथ लिक्विड बनाती हैं। और वो स्मूथ जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, यानी मैटिंग या कॉपुलेशन को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। और फीमेल जेनेटिलिया है उनको क्या करता है ये, यानी स्मूथ बनाने में या स्लिपरी बनवाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसके बाद में जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी ग्लैंड है बेटा, इसके अंदर अपन बात करते हैं किसकी, मेमरी ग्लैंड्स की। तो मेमरी ग्लैंड्स का जो डिटेल में तो ये टॉपिक है जो आपको आगे पढ़ना है, उसके अंदर ये लैक्टेशन का टॉपिक आएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल में जाना है, अभी अपन कम ही बात करेंगे इसमें। तो मेमरी ग्लैंड है, आपको सबको पता है, फीमेल हो या मेल हो, जिनका नंबर कितना होता है, 1 पेयर होती हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं, तो याद रखिए जो पेक्टोरल रीजन होता है, पेक्टोरल गर्डिल जहाँ होती है या पेक्टोरल रीजन के अंदर ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो इसका वेंट्रल पोर्शन या आगे की साइड में ये प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो है मेमरी ग्लैंड, ये 1 पेयर तो है ही हैं। अब इनका जो डेवलपमेंट होता है वह कब स्टार्ट होता है, पबर्टी के टाइम। तो पबर्टी के टाइम मैंने आपको बताया था कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कहाँ पर बनता है बेटा, इसके अंदर यानी ओवरी में। और वही एस्ट्रोजन हार्मोन है और रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमरी ग्लैंड है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो कई बार आपको 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर कि मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन का नाम पूछा जाए तो आपको बताना है इसमें एस्ट्रोजन। अगर आपको पूछा जाए कि मिल्क जो होता है मेमरी ग्लैंड में, उस मिल्क के फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन अगर वर्ड आ जाए तो फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है उसका नाम क्या है बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसके बाद में एक होता है बेटा मिल्क का सीक्रेशन, ये सीक्रेशन का मतलब है सीक्रेट होना, रिलीज होना। तो मिल्क का सीक्रेशन अगर वर्ड आ जाए तो उसके लिए आपको बताना है हार्मोन, उसका नाम क्या है बेटा, ऑक्सीटोसिन। तो ये 3 हार्मोन जो अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो आपको याद रखने हैं।
और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस से बोलेंगे। तो ये तीनों हार्मोन अपना अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं और मेमोरी ग्लैंड के अंदर उसके डेवलपमेंट, मिल्क फॉर्मेशन और सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। मतलब क्या है कि जो ये मेमोरी ग्लैंड होती हैं पेक्टोरल रीजन में, ये क्या होती हैं, इनकी अगर आपको स्ट्रक्चर एक बार ऐसे रफली बताना चाहूँ मैं, तो लगभग क्या होती है, इस तरह से इनको आपको स्ट्रक्चरें मिलेगी। यानी इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर अपन बात करेंगे तो इनके अंदर क्या होती हैं बेटा, यानी 15 से लेकर 20 तक इसमें क्या होती हैं, लोब्स होती हैं या लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और हर एक लोब्यूल्स जो होता है इस तरह से हैं, ये 50 से लेकर 20 तक आपको इस तरह से लोब्यूल्स दिखेंगे। और हर एक लोब्यूल्स के अंदर क्या होती हैं, लैक्टोफेरस सेल्स होती हैं। और वो लैक्टोफेरस जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, मिल्क का फॉर्मेशन करती हैं। और वहाँ से रिलीज होने वाली मिल्क को लाने के लिए एक लैक्टोफेरस ट्यूब होती है। इस तरह से हर से आने वाली लैक्टोफेरस ट्यूब्स हैं और ये सारी की सारी लैक्टोफेरस ट्यूब्स होती हैं। ये इसका एंटीरियर जो पोर्शन होता है, इस एंटीरियर पोर्शन पर अलग अलग आकर इनकी क्या होती है, ओपनिंग होती है इस तरह से। और ये जो ओपनिंग वाला रीजन है ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, डार्क एरिया होता है। और इस डार्क एरिया को अपन क्या बोलते हैं, निपल बोलते हैं। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एरियोला मेम्स भी बोला जाता है, जहाँ से मिल्क का सीक्रेशन है वो स्टार्ट होता है। तो ये अभी आपको इतना ही पढ़ना है इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड में। तो मेमोरी ग्लैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल ये तीनों हार्मोन्स हैं, इस पर आपको ज़्यादा फोकस ही करना है। तो ये तो थे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मेल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। किसमें? एम्ब्रियो या न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके डेवलपमेंट में, और न्यूबॉर्न बेबी जो है उसके न्यूट्रिशन वगैरह में कई काम हैं। जैसे मेल का तो फंक्शन आपने पढ़ा था, केवल और केवल मेल का एक ही फंक्शन था, स्पर्म डोनेट करना या स्पर्म प्रोवाइड करवाना। जबकि अगर आप देखो तो फीमेल गैमेट की फॉर्म में ओवम का फॉर्मेशन करना भी किसका काम है? फीमेल का। इसके अलावा जो वेजाइना के थ्रू या एक्सटर्नल जेनिटिलिया के थ्रू जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म को रिसीव करना भी किसका फंक्शन है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी कहाँ पर कंप्लीट होती है बेटा? ओविडक्ट में। वो भी किसका पोर्शन है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके अलावा आपने देखा इम्प्लांटेशन जो होता है, इम्प्लांटेशन भी कहाँ होता है? फीमेल के यूटेरस में। और जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है 9 मंथ तक है, वो डेवलपमेंट के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने का भी किसका फंक्शन होता है? फीमेल का। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड जो हैं उनसे जो नरिशमेंट देने का मेन फंक्शन है, जो उसको मिल्क प्रोवाइड करवाने का मेन फंक्शन है, वो भी किसका है? फीमेल का। तो ज़्यादा जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है न्यूबॉर्न बेबी के बर्थ में वो किसका होता है? फीमेल का होता है। अगर हम बात करें इन्हीं मिल्क के अंदर जो यानी जो मिल्क का सीक्रेशन होता है, और इसी फर्स्ट मिल्क को अपन क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोला जाएगा। इस मिल्क के अंदर अगर आप देखो तो एक तो क्या होती हैं इसके अंदर अपन देखें तो एक तो इसमें आपको केसिन प्रोटीन है वो देखने को मिलेगी। तो केसिन प्रोटीन होगी। केसिन प्रोटीन के साथ में एक क्या होती है, इसमें लैक्टोज शुगर होती हैं। लैक्टोज के अलावा इसमें कैल्शियम आयन मिलेंगे आपको। इसके साथ में आपको क्या मिलते हैं बेटा? विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स के अलावा एक जर्म्स को किल करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। और भी इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो IgA इम्यूनोग्लोबिन है वो भी कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होता है, जो क्या करवाता है? न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा। इसीलिए अपन कहते हैं कि कोलेस्ट्रम जो होता है या मिल्क जो होता है वो न्यूबॉर्न बेबी के लिए कंप्लीट फूड की तरह क्या करता है? बिहेव करता है, कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है उसका। अब अपन बात करते हैं पबर्टी की। तो पबर्टी क्या होता है? एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि फीमेल जो होता है, फीमेल के अंदर पबर्टी का जो टाइमिंग है वो कितना होता है? तो 12 से लेकर 14 ईयर्स तक। और मेल के अंदर ये कितना मानते हैं बेटा? 14 से लेकर 16 ईयर्स तक अपन मानते हैं। मतलब क्या है कि फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं स्टार्टिंग में तो इमेच्योर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका मेच्योरेशन आ जाएगा, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाती है मेल और फीमेल में, तो इस एज को अपन बोलते हैं पबर्टी। और पेबर्टी है फीमेल के अंदर, तो पबर्टी का सिग्नल मैंने आपको बताया था मेनार्च या फर्स्ट मेनस्ट्रुअल साइकिल।
और वॉइस का क्या हो जाना, इसके अंदर वॉइस की जब आप देख सकते हो जैसे मेल के अंदर तो पबर्टी के टाइम क्या क्या करेक्टर आपको मिलेंगे कि मेल के अंदर तो जैसे एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, पेनिस है, सेक्टोरल सेक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इन सब का है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वॉइस की पिच वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी जिससे वो मोटी हो जाएगी आवाज़, और हेयर जो है वो फेस पर आने स्टार्ट हो जाते हैं, थोरिक्स और पेल्विक रीजन में आ जाएंगे, पेक्टोरल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, और FSH और LH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और फीमेल की तरफ साइकोलॉजिकल जो स्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। जबकि फीमेल के अंदर आप देखोगे बेटा, फीमेल के अंदर क्या होगा, यूटेरस का, वेजाइना का, ओविडक्ट का, क्लाइटोरिस का, सबका क्या हो जाएगा, इसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर मेमरी ग्लैंड है उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और हेयर है वो कहाँ जाते हैं, पेल्विक रीजन पर, उनका पेल्विक पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का सीक्रेशन है वो बढ़ जाएगा, और साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन हो जाएगा किसकी तरफ, मेल की तरफ। तो ये था आपका चैप्टर। थैंक यू।